नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। दर्शकबिन, तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि सिक्किममा पछिल्लो केही दिनमा लगातार भइरहेको भीषण वर्षा र बाढी पहिरोका घटनाहरूले विभिन्न स्थानहरू अहिले प्रभावित रहेका छन् र यस्तो अवस्थामा यो प्राकृतिक आपदा जुन छ यसको रोकथामको प्रयासहरू कतिको भइरहेको छ र के यो ग्लोबल वार्मिङ जस्तो विषयका कारण अहिले सिक्किममा यो लगातार बढ्दै गइरहेको छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। गत अक्टोबरमा गएको बाढी र त्यसपछि हुँदै आएका विभिन्न पहिरोका घटनाहरू, बाढीका घटनाहरूले के सिक्किम अब चिन्ताको विषय, सिक्किममा ग्लोबल वार्मिङ चिन्ताको विषय बनेको छ? यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो कि यो परिचयात्मक भिडियोमा हामीले तपाईलाई देखाइसकेका छौँ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ? हामीसँग हुनुहुन्छ दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अफ इन्भाइरोमेंटल स्टडीज का असिस्टेंट प्रोफेसर र दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्भाइरोमेंटल नोडल अफिसर हुनुहुन्छ र NIH USA का ग्लोबल हेल्थ फेलो हुनुहुन्छ डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। वहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जैसे हम सिक्किम की ही बात करेंगे आज, खास तौर पर ये सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और कहीं एकदम गर्मी, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? सबसे पहले थैंक यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है इस चैनल का कि ये सब विषय आम आदमी तक कैसे पहुँचे, ताकि आम आदमी को इससे अवेयरनेस हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी के समय में, जो इतने कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट हो रहे हैं, आम आदमी इसको लेकर के कैसे सजग रहे, जागरूक रहे, ताकि कम से कम प्रभावित हो। तो उस नाते मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ। इस अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर के मेरे पास आए हैं और आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। आपका जो कंसर्न है कि कहीं पर बहुत गर्मी और कहीं पर में बहुत बारिश हो रही है, ये जो फेनोमेनन है इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। ये दोनों रिलेटेड फेनोमेनन है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है, और आप अपने सिक्किम के एरिया में देखें तो बहुत बारिश हो रही है। तो इस गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं जो इवेपोरेशन होता है इस हाई हीट इवेंट के कारण, वो इवेपोरेशन के बाद जिसको हम वाटर बोलते हैं, H2O बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जा करके सेग्रीगेट होगा। अब दिल्ली में क्या है, ये दिल्ली में ये सेग्रीगेट होकर के कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हाइट की वजह से और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। लेकिन जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर ये सारे सेग्रीगेट होकर के, कंडेंस होकर के फ्रिक्वेंटली आपको बारिश के रूप में देखा जाएगा, जो आप सिक्किम को लेकर के कंसर्न है। लेकिन हिली एरियाज में, चाहे कोई भी हिली एरियाज हो, वहाँ पर आप फ्रिक्वेंट ये फेनोमेनन देखेंगे जब ज़्यादा गर्मी आएगी। और ये सारा प्रभाव आप ठीक बता रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है। जो वर्षों से हम लोग इस वातावरण को दूषित करते आए हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैस इमिशन बोलते हैं, इसकी एक ग्लोबल फेनोमेनन है। कोई इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं है कि केवल इंडिया में ही हो रहा है, ये ग्लोबल फेनोमेनन है। तो ग्लोबल फेनोमेनन के तौर पे देखें, और इस दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते। दोनों इक्वली कनेक्टेड फेनोमेनन है, हाई हीट इवेंट एंड प्रेसिपिटेशन। वन एरिया में काफ़ी गर्मी और दूसरे एरिया में काफ़ी प्रेसिपिटेशन। जैसे हम प्लेन एरिया, जैसे हम दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो सिक्किम, ऐसी जगह पे ज़्यादा बारिश, और इन प्लेन एरियाज़ में गर्मी, भीषण गर्मी। तो ये क्या एक आपस में अंतर संबंधित है? मतलब यहाँ ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उधर ज़्यादा बारिश हो रहा, ऐसा कुछ है? हाँ, एकदम ठीक बता रहे हैं आप। वही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी तो है, गर्मी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। तो प्लेन एरिया में हीट बढ़ रहे हैं, तो अगर हीट बढ़ेंगे तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा। लेकिन ये इवेपोरेशन यहाँ पर कंडेंस नहीं हो पाएगा। ये इवेपोरेशन इस जो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स के कारण ये सारे जाकर के हिल एरिया में कंडेंसेशन होता है, और वहां पर ये ज्यादा बारिश होता है। ये प्लेन एरिया में नहीं होगा। ये दोनों कनेक्टेड फेनोमेनन है, दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। और ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप इधर से जो वाटर वेपर निकल रहे हैं उसका आप यहाँ कंडेंसेशन करा लें। वो कंडेंसेशन उधर ही जाके होंगे, हिली एरियाज में होंगे। तो दोनों रिलेटेड फेनोमेनन ही है। अच्छा, जैसे हम ये बात करते हैं कि सिक्किम राज्य की, जहाँ कुछ समय से अत्यधिक बारिश की वजह से, जैसे अभी कुछ समय पहले टिस्टा फ्लड जो बहुत ही तबाही मचा के गया है,
और भूस्खलन का जो लगातार सामना करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जैसे अब अगर हम बस गर्मी की ही बात करें तो ये जो टिस्टा बाढ़ आई थी ये अक्टूबर के महीने में आई थी, तो ये किस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ की ये सामना करना पड़ रहा है उस जगह पर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप अक्टूबर 2023 के बाढ़ की बात कर रहे हैं, जब जिस टाइम में काफ़ी हेवी फ्लड हुआ था। तो ये आम जनमानस को जरूर जानना चाहिए, इस विषय पर में गंभीरता से समझना भी चाहिए और ये मैसेज आम जनमानस तक पहुंचना भी चाहिए। ये है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के फेनोमेना, लेकिन आप आम जनमानस को सिंपली ग्लोबल वार्मिंग कह करके आप नहीं बता सकते हैं। इसको इस तरह से देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है, हमारा हिमालयन ग्लेशियर्स, वो मेल्टिंग हो रहा है और इस वजह से, उस मेल्टिंग की वजह से वहाँ लेक्स बनते हैं ग्लेशियर्स में। जो सिक्किम वाला रीजन है, आपको ईस्टर्न हिमालयन रीजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लगभग 300-325 आसपास लेक्स बने हैं, ग्लेशियर लेक्स जिसको बोलते हैं। आप इसको कॉमन मैन की लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि घर में एक बर्फ का टुकड़ा आप रखिए और उस अगर गर्मी बढ़ेगी तो वो बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो लेक्स बन गया। हाँ। आप मतलब कॉमन आदमी से समझ सकते हैं। जी। हम सीधे बोलेंगे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, लेक बन रहा है, तो शायद समझ में ना आए। तो वहां पर करीब 300-325, ये डॉक्यूमेंटेड है ये, और ये डेटा है, पब्लिश डेटा है, अच्छे जर्नल का डेटा है। नेचर जर्नल जो बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसने भी बताया है ये सारी बातें। उस 300 लेक्स में से ऐसा बताया गया है कि 10-12 लेक जो हैं वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशंस में, और ऐसा नहीं कोई 2022 में ये बात बताई गई है। ये बातें 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बताया है, 2013 में बताया गया है, 2020 में बताया गया। ऐसे सब सीक्वेंस मैनर में देखेंगे तो डिफरेंट एजेंसीज, चाहे इसरो हो, इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो, ऐसे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पे ये बात बताई है। अब इसमें ऐसा बताने के बाद भी क्यों ऐसा फेलियर हुआ कि इतना जनहानि हुआ और इतना नुकसान हुआ है, उसका रीजन जो मैं समझ पाता हूँ कि जितनी एजेंसीज हैं, इस एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करके वहाँ के गवर्नमेंट भी इसको, इस डेटा को लेकर के को बहुत ही कंसर्न होना चाहिए। जब आपके पास 2005 का डेटा है, 13 का डेटा है, 20 का डेटा है, तो 23 में ये घटना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं, किसी गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो किसी की रही है कि जब हमारे पास डेटा है कि वहाँ ग्लेशियल आउटब्रस्ट हो रहा है, ग्लेशियल लेक बन रहा है, उस लेक का आउटब्रस्ट हो सकता है, तो ये किसका फेल्योर है? किसी न किसी को तो फेल्योर का लेना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो लेक्स बने हैं, उस लेक्स के कारण ये फ्लड, हेवी फ्लडिंग होते हैं, और ये आने वाले समय में ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये हो सकता है और बढ़े। तो इसलिए सारे एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड मैनर में, गवर्नमेंट को भी, सिक्किम गवर्नमेंट को खास करके, जो आपको हिमालयन स्टेट है, उस सारे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही जागरूक होकर के इस सारे एजेंसी के डेटा को एनालाइज करके और क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, ये उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी को तो ये पता नहीं है, आम आदमी क्या प्रिकॉशंस लेगा? एक गरीब आदमी जिसके पास कोई फंड नहीं है, पैसे नहीं है, वो क्या लेगा? लेकिन गवर्नमेंट के पास डेटा है तो गवर्नमेंट ये प्रिकॉशन मेजर ले सकता है। गवर्नमेंट अपने फाइनेंस से लोगों को मदद कर सकता है, गवर्नमेंट लोगों को अवेयर कर सकता है कि इतने समय में ये फेनोमेनन होने वाले हैं, आप इतने समय के लिए इतना दूर चले जाएं या वहां चले जाएं, या मैं आपको रिहेबिलिटेट करता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्योर, लेकिन किसी न किसी का तो फेल्योर है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जितने हिमालयन स्टेट हैं, और खास करके सिक्किम को तो जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ नंबर्स ऑफ लेक्स बहुत ज़्यादा हैं और उसी लेक्स की वजह से आउटब्रस्ट हुए हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी होने के चांसेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिश्ड है, बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है, अच्छी एजेंसीज की रिपोर्टिंग है, जिसमें खास करके इसरो का जो नेशनल जो सैटेलाइट डेटा है वो बताया है। तो हम ये मान के चलें कि उसी कारण से हो रही है और आगे आने वाले टाइम में ये होगी। जैसे ये है कि ये जो ग्लेशियर लेक फटने वाला है, ये कितने टाइम तक, जैसे रिकॉर्ड ही बताता है कि संभावनाएं बहुत सारी हैं, तो इसमें क्या वो जो सावधानी का समय है इतना मिल पाता है कि हम इस तरह से निगरानी करें कि हमें कुछ समय मिल जाए कि बताने के लिए कि अब ये खतरा है? दो चीज़ें इसमें है। एक तो जैसे मैंने आपको कोट किया 2-3 डेटा को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, इसरो के डेटा को मैंने कोट किया, ऐसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, सारे के डेटा हैं। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अभी मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे हमारा बहुत, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम पीछे एडवांस हुए हैं। आप देखेंगे जब साइक्लोन होने वाला होता है तो उसमें एग्जैक्ट पता चलता है और वहाँ से इवैक्यूएट करा लिया जाता है।
वहाँ भी ऐसे अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो और उस डेटा को ठीक से एनालाइज किया जाए, मुझे लगता है कि सारी एजेंसियां इस पर सतर्क होंगी और सतर्कता से काम भी कर रही होंगी। गवर्नमेंट भी उनके साथ जुड़ करके काम कर ही रही होगी। अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में सतर्कता से काम किया जाए तो नॉट एग्जैक्टली बट अभी के टाइम में नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, ये जरूर बता हम सकते हैं कि इतने समय के बाद ये होने वाला है, तो उस तरह की सतर्कता रखी जा सकती है, उससे बचाया जा सकता है। जान माल की जो क्षति होती है उस नुकसान को हम बचा सकते हैं। हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते हैं और बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते कि हाँ हम सेकेंड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी इस फील्ड में उस एरिया को लेकर के उतना ज़्यादा डेटा नहीं है, प्रेडिक्शन वाला डेटा कि इस टाइम में हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है, हम लोग बहुत आगे काम किए हैं और हमारे पास बहुत सारा डेटा है, एजेंसियां हैं, तो उन सब को एक साथ काम करके अगर किया जाए तो हम जरूर प्रिडिक्ट कर पाएंगे और लोगों का जान बचा पाएंगे। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में एक अलग तरीके से जो अभी हालिया दिनों में रिपोर्ट भी बताती हैं कि भारत सबसे अच्छा काम कर रही है इस वेदर वाले उस पर, तो क्या ये ग्लेशियर लेक फटने वाला जो विषय है, इस विषय पर सरकार की अभी ध्यान नहीं पहुंची है या फिर उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने रिपीटेडली बोला कि एजेंसियां डेटा दे रही है, एजेंसियां बता रही हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इसका इसरो का डेटा आप देखेंगे तो इसरो बताया है कि जो आपका सबसे बड़ा लेक है वहाँ का उस रीजन का ग्लेशियर लेक, वो लेक का चांसेस है 42 से 45% आउटबस्ट होने का, ये इसरो ने बताया है। तो जब इतना प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है तो हम प्रिकॉशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, है ना? हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे हैं अभी कि 2023 में होगा कि 2022 में होगा, लेकिन ये तो सब बता रहे हैं कि ये चांसेस है। हाँ, ये डेटा है। आप कहेंगे तो मैं आपको सारा रिसर्च पेपर शेयर करूंगा और ऐसा बड़े बड़े जर्नल्स का रिसर्च है इस पर में, उन्होंने बताया है, एजेंसीज का अपना रिपोर्ट है, भारत की एजेंसीज का रिपोर्ट है। तो अगर हम उसको विश्वास करें और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इस पर में अगर प्रोएक्टिवली काम करे तो जरूर हम इसको बचा पाएंगे। बिल्कुल आज के दौर में, अभी के दौर में 2024 में ये कहना कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और हमको जानकारी नहीं थी या हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हमको तो छोड़ दीजिए, आज जनमानस के पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं, इसीलिए इसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर रहा है, अब ये फेल्योर कौन लेता है अपने ऊपर में, इस पर निर्भर करता है। राज्य सरकार ले, केंद्र सरकार ले, वहाँ की एजेंसी ले, लेकिन रोका जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि रोका जा सकता है। इस पर में आप चाहें तो सब कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान का जरूरत है उसमें, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार हर एक राज्य में जा करके करना, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो केंद्र सरकार का जो रोल है वो केंद्र सरकार करे, लेकिन जो राज्य सरकार का रोल है वो राज्य सरकार को भी करना चाहिए और करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है। ये बहुत लंबा हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि ये 2023 का फेनोमेनन है। 2013 में केदारनाथ हुआ था, वो भी हिली एरिया है। जम्मू कश्मीर में 1921 में 1983 ये ऐसे इंसिडेंट हुए, 1921, 1983, 2013 और 2023। ये बड़ी घटनाएं मैं कोट कर रहा हूँ, ये हिली एरियाज के ये बड़े आउटबस्ट हैं। तो हम बहुत पीछे से ये घटनाएं झेलते हुए आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो 13 हिमालयन स्टेट है उनको खास करके इस पर में बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। हमारे पास डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करके गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली इस पर काम करना चाहिए। और अगर कर भी रहे होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कोई कर रहे होंगे, कहाँ फेल्योर हो रहा है उसको देखना चाहिए। और अगर उसको देख के एनालाइज करेंगे तो आने वाले समय में घटनाओं को हम रोक सकते हैं कि नहीं, अभी इमीडिएटली हमारे हाथ में नहीं है। उसमें बहुत ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये लॉन्ग टर्म फेनोमेनन है, ये शॉर्ट टर्म फेनोमेनन नहीं है। उसको हम तुरंत रोक पाएंगे कि नहीं, ये हमारे हाथ में है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम जान माल को बचा सकते हैं। इसमें अगर कोई कहेगा कि नहीं हमारे हाथ में नहीं, इसको कोई भी दुनिया का लोग, कोई भी साइंटिस्ट आज के दौर में भारत को जिस तरह से देखता है, भारत जितना आगे है, उसमें ये कहना बेईमानी होगा कि हम जान माल की क्षति को नहीं रोक सकते हैं। अगर हम नहीं रोक पाए हैं तो हमको उस फेल्योर को अपने ऊपर लेना चाहिए कि मेरा फेल्योर रहा है, आगे में ऐसा फेल्योर नहीं होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि सिक्किम में जो मुख्य नदी है टिस्टा, वहाँ पे हाइड्रो पावर के कई सारे बांध बने हुए, डैम बने हुए, तो ये क्या कारण, बांध की वजह से भी कुछ मौसम में परिवर्तन, ये कुछ संभव है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो डैम्स बनते हैं, इस डैम्स का प्रभाव इस आउटबस्ट में, नेचुरल कैलेमिटीज में, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, होता है।
कोई इसको नकार नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि डैम्स जिस पर्पस के लिए बने थे, क्या वो पर्पस को भी हम नकार सकते हैं? तो लोग कहेगा नहीं, उसको भी नहीं नकार सकते। जैसे सिंचाई का सुविधा चाहिए, पावर जनरेशन चाहिए, उसके लिए डैम चाहिए। अब उसको, इस नेचुरल कैलेमिटीज को डैम की वजह से हम कैसे रोक सकते हैं? तो आप कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, आप आज के दौर में बहुत सारे देशों में, खास करके भारत में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद उसको क्लियरेंस मिलता है। अगर उसके बाद, उस क्लियरेंस के बाद कोई घटनाएं हो रही है, तो उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का ये फेल्योर है कि आप एसेस नहीं कर पाए, या अगर आप एसेस करके गवर्नमेंट को दिए हैं तो गवर्नमेंट का फेल्योर है कि गवर्नमेंट फिर उसको लागू कैसे होने दिया। अगर दोनों ठीक काम कर रहा है तो फिर ये कैलेमिटीज कैसे हो रही है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, जितने डैम्स बनते हैं उससे लोकल वेदर जरूर प्रभावित होता है, उससे बारिश की संभावनाएं बढ़ती है। और ये भी मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े जर्नल्स बोलते हैं। मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूँ। यूएस की एजेंसीज, यूएस का जर्नल, बड़े जर्नल्स जो हैं, जियो फिजिकल रिसर्च है, रिसर्च लेटर से उसने पब्लिश किया हुआ है कि जहाँ पर ये बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ का वेदर पैटर्न डिस्टर्ब होता है और उसके कारण से वहाँ बारिश की संभावनाएं बढ़ती है। अब वो बारिश की संभावनाएं अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कैलेमिटीज का चांसेस होगा। दूसरा, जितने ये डैम्स बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये डैम के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन मैं दूसरा बात ये भी बता रहा हूँ कि आप विकास को भी नहीं रोक सकते, डेवलपमेंट भी होगा। तो अब इसमें भी बहुत ही कॉन्शियस वे में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसीज जो काम करती है, वो सरकारें, इनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना चाहिए कि आपने ये प्रेडिक्शन बताया था कि नहीं बताया था इस विकास के दृष्टिकोण से कि हाँ, अगर हम ये काम करेंगे तो आगे ये होने वाली दुर्घटनाएं हो सकती है। और अगर वो बताए हैं तो सरकार का क्या एक्शन रहा उस दुर्घटना को रोक करके। इस सबको कलेक्टिवली देखना पड़ेगा, कोई आइसोलेटेड फेनोमेनन नहीं है। ना तो आप डैम बनने से किसी को रोक सकते हैं, ना रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर कहाँ से होगा विकास, कहाँ से होगा, बिजली कहाँ से आएगी, एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से पानी आएगा। तो वो भी नहीं रोकना चाहिए। और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली बताएं कि इसके कारण क्या हो रहा है और वो आम आदमी तक पहुंचे ये समाचार। सबसे बड़ी दुखद बात ये होती है कि आम आदमी को नहीं पता होता है। तो हम सबको इतना ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहिए। आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को पढ़ेंगे पूरे को, उसमें एक फेनोमेनन है जहां पर पब्लिक हियरिंग का फेनोमेनन है, जिसमें पब्लिक को उसमें इंक्लूड किया जाता है कि पब्लिक को ये बात पता हो और पब्लिक से भी फीडबैक लिया जाए। तो मुझे नहीं पता कि जो उधर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसको लेके हुए थे, उसमें पब्लिक के नाम पे कौन इंक्लूड हुआ और वो आम पब्लिक तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। तो सिस्टम तो बने हुए हैं, लेकिन उस सिस्टम का कितना गहराई से, गंभीरता से पालन हो रहा है, ये भी देखने का जरूरत है। जैसे हम सिक्किम को एक पर्यटन का बड़ा हब मानते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी हालिया दिनों में भी बारिश और बाढ़ की वजह से लगभग 1200 पर्यटक टूरिस्ट फंसे थे वहाँ पे। तो ये तो अगर ये सिचुएशन आता है तो इसको रोकने के लिए, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से रोकने के लिए, निपटने के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को कि अगर पर्यटक वहाँ जा रहे हैं तो पर्यटन होना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमी उससे इन्फ्लुएंस होता है। उसको हम लोग बढ़ावा भी एक तरफ दे रहे हैं, उसको रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो पर्यटक वहाँ पिछले सालों में आप बता रहे हैं कि कुछ वहाँ जाके फंस गए, उनको कैसे, इसमें भी ये सारी एजेंसीज का रिपोर्ट और गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट होकर के अगर काम करेंगे तो हम इसको भी बचा सकते हैं। हमारे पास रेस्क्यू प्लान भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे प्रेडिक्शन से हम नहीं बता पाए और ऑल ऑफ सडन हो गया, तो हमारे पास क्या रेस्क्यू प्लान है, क्या रेस्क्यू प्लान है भी या नहीं भी है। घटना हो गई तब हम रेस्क्यू प्लान पे काम कर रहे हैं या हमारे पास पहले से रेस्क्यू प्लान है। अगर एजेंसीज और गवर्नमेंट काम करे तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी। आज के दौर में भारत जहां खड़ा है विभिन्न क्षेत्रों में, और बार बार मैं बोल रहा हूं कि अब किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। आज के मीडिया के दौर में भारत का जनमानस जानता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए आम जनमानस को ये जरूर समझना चाहिए कि हम बहुत आगे खड़े हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। भारत सरकार बहुत प्रोएक्टिवली हर एक दिशा में काम कर रही है। तो अगर कहीं जान माल की क्षति हो रही है, चाहे पर्यटकों की भी हो रही है, तो उसमें भी किसी न किसी को ये फेल्योर लेना पड़ेगा अपने सर पे। और अगर नहीं ले रहे हैं उस फेल्योर को, तो इसको भी मैं फेल्योर मानता हूँ। इतना कॉन्शियसनेस क्या नहीं हुआ सरकार के अंदर, क्या इतना हमारा समाज जागरूक नहीं हो पाया कि जान माल के क्षति को हम अपने ऊपर नहीं ले पा रहे हैं,
तो ये मुझे लगता है कि ये जो इसको बोलते हैं कि इथिक्स का रोल है। क्या इथिकली हम साउंड नहीं हो पाए, इथिकली हम एडुकेटेड नहीं हो पाए। जैसे आप हम ये हमारे यहाँ आप हम लोग बैठ करके आज ये वार्ता कर रहे हैं, अगर जहाँ पर बैठ के हम वार्ता कर रहे हैं और वो हमारा क्षेत्र है या आपका क्षेत्र है और कुछ दुर्घटना होती है, इसको किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा। ये एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ कि किसी के घर जाते हैं, उस घर में कुछ दुर्घटनाएं होगी तो उस घर के लोगों को ये दुर्घटना अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे कारण हुआ या मेरे अज्ञानता के कारण हुआ। बात समझ रहे हैं? मैं बहुत आम भाषा में बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये कौन लेगा अपने ऊपर कि आज अगर जनहानि की क्षति होती है तो ये किसका फेल्योर है। और सबसे बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखें तो ये सरकारों को ही लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मशीनरी है, सरकार सबसे ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं। या दूसरी तरफ से और मैं आपको बहुत गहन बात बताना चाहता हूँ कि इस सारे फेनोमेनन के लिए स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो केवल गवर्नमेंट को भी दोष देना ठीक नहीं है। स्टेक होल्डर्स में सरकार है, स्टेक होल्डर्स में मीडिया है, स्टेक होल्डर्स में एकेडमिशियन है, स्टेक होल्डर में आम आदमी भी है स्टेक होल्डर। अब ये क्या कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये फेल्योर है या केवल सरकार का फेल्योर है? ये हम सबको सोचना चाहिए कि कहाँ फेल्योर, मीडिया का फेल्योर है कि मीडिया ठीक से सजग नहीं कर पा रहा है, या जो एनजीओ उस क्षेत्र में काम करते हैं, एनजीओ भी एक तरह का उसमें स्टेक होल्डर है, अच्छे एनजीओ काम करने वाले हैं, क्या उनका रोल कम हो रहा है, या आम आदमी जनमानस हम खुद अवेयर नहीं होना चाह रहे हैं। मुझे लगता है सब कुछ सरकारें कर देगी तो हमको सो जाना चाहिए। आज के दौर में मैं इस पर भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आम जनमानस को भी सो जाना चाहिए। आप में से हमारे बीच में से भी कुछ लोग प्रोएक्टिवली इस पर में सजगता से काम करना चाहिए। उस स्टेक होल्डर्स के हम पार्टी हैं, तो अगर फेल्योर है तो हमको भी ये फेल्योर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़े स्केल पे जो हमारे गार्जियन होते हैं तो वो सरकारें होती है, तो इसलिए हमेशा सरकार को प्रोएक्टिवली आगे आके बताना चाहिए कि सरकार का जितना भूमिका रहना चाहिए वो उतना ही भूमिका आम लोगों का। बिल्कुल, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है, व्यक्तिगत रूप से ऐसा मैं मानता हूँ कि हमारा भी, क्योंकि मैं आपको बताया एक उदाहरण की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आम जनमानस की सहभागिता भी है उसमें। आप उस पढ़ेंगे प्रोटोकॉल को तो उनके सहभागिता के बिना वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तो हमारी जो भागीदारी वहां थी वो किसने सुनिश्चित किया वहां जाकर के? क्या पंचायत लेवल पे हो गया, क्या वहां पर लेजिस्लेशन लेवल पे हो गया? कौन वो बीच में आ गए जो हमारे तक वो बात नहीं पहुंची? तो मेरा मानना है आम जनमानस का मतलब होता है कि गांव-गांव तक के लोगों को इनकॉर्पोरेट करिए उसमें। जितनी लार्ज संख्या में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उतना सबके लिए बेहतर होगा, सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा और आम जनमानस के लिए भी फायदेमंद होगा। तो या तो आपको नॉलेज इनपुट्स के मामले में भी जो वहां का लोकल बासिंदा है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान है, उसमें एक एक्शन प्लान लोकल नॉलेज सिस्टम को लेके भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी लेके है। पहाड़ के लोग पहाड़ के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं, वो हम जा करके वहां से डेटा कलेक्ट करके आते हैं और हम एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन पहाड़ का एग्जैक्ट नॉलेज पहाड़ के लोगों के पास ज्यादा है। तो उस डिसीजन मेकिंग में पहाड़ के कितने लोग इन्वॉल्व हुए, किस किस स्टेप में इन्वॉल्व हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इस सब बातों पे गहनता से जरूर विचार होना चाहिए। जरूर। और जैसे हम अब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं और पूरे विश्व में इसकी चर्चा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पर्यावरण में ये बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में भारत कौन सी स्थिति में है अभी? जैसे अब भारत, हम कहते हैं कि विश्व के अब बहुत बड़ा अर्थतंत्र है और बड़े बड़े देश में अब नाम आता है भारत का, तो भारत इसको लेकर कितना सजग है और कैसे काम कर रहा है? मैं आपको सच बताऊं तो भारत आज लीडिंग रोल में है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर के लीडिंग रोल में है। एक समय होता था जब ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ में ग्लोबल साउथ दबा रह जाता था, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से आज ग्लोबल साउथ में इंडिया के पास एक लीडरशिप है और ये एक ईमानदार लीडरशिप है। दूसरे देशों की तरह नहीं कि हमारे मन में कुछ और है, बोल कुछ और है। बहुत ही ईमानदारी से भारत सरकार हर एक प्लेटफॉर्म पे एक लीडरशिप के रोल में है। और पहले जो एक वेस्टर्न टैक्टिस होता था कि डेवलप्ड कंट्रीज को सारा कुछ नहीं बता करके डेवलपिंग कंट्रीज को सब कुछ नहीं बता करके उनको ब्लेम करने का, इन बातों को एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डेवलपिंग कंट्री ने सेंस किया और खास करके भारत उसमें अहम रोल में है। भारत ये जाना धीरे धीरे कि हमारा रोल कहाँ होना चाहिए, हम कहाँ पर हैं, और उसके साथ सजगता के साथ उस पर भारत काम कर रही है और पूरी दुनिया आज मान रही है।
आप कुछ वर्ष पहले का एक येल यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि भारत किस तरह से लीडिंग रोल में है और भारत की बात आज विश्व मानने को तैयार है। ऐसे नहीं, केवल कहने से नहीं, भारत वो करके भी दिखा रहा है। जो एक भारत सरकार का लाइफ करके आप लोग सुने होंगे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये आम आदमी की सहभागिता इसमें कैसे हो, ये पूरे वैश्विक स्तर पे ये सिर्फ भारत ने ये करके दिखाया है। क्लाइमेट चेंज में आम आदमी की भी सहभागिता हो, उसके बिना ये संभव नहीं है। उसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया ने सराहा है कि अगर आम जनमानस इसमें भागीदार बने कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे लेकर के सजग रहें ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में पार्टिसिपेशन मेरा बढ़े और हम कितना जल्दी अचीव कर सकते हैं, ये भारत ने लेकर के आया है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज को लेकर के भारत बहुत कॉम्पिटेंटली हर एक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है और दुनिया उसको मान रही है। इसलिए भारत के बारे में सब लोगों को मैं सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भारत सरकार हर एक प्लेटफॉर्म पे इस क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम को लेकर के बहुत सजगता के साथ, बहुत सुदृढ़ता के साथ वहां पर मैं अपनी आवाज को रख रहा है और पूरी दुनिया उसको मान रही है आज। और अगर फेल्योर है आज के दौर में कहीं का, तो मैं मान के चलता हूं ये डेवलप्ड कंट्रीज का फेल्योर है। मैं आपको बता सकता हूं क्यों वो फेल्योर है। आज इंडिया अपने हर एक काम को लेकर के लोगों में लोहा मनवाया है कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। 2030 का जो प्लेज था इंडिया का, एनडीसी का, कि हम 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टारगेट को इतना अचीव करेंगे। इंडिया उस टाइम से पहले अचीव किया है। अगर भारत ने ये वहां पर प्लेज लिया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 45% तक कम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो भारत ने उसको करके दिखाया है। तो इसलिए अपने एक्शन प्लान से वहां पर करके दिखाता है और तब बोलता है तो दुनिया मानती है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं भारत के एक्शन प्लान को लेकर के जो करके दिखाया और तब दुनिया मानी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत आज लीडिंग रोल में है। और सबसे अंत में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस सारे समस्या को भारत ही लीड करके ईमानदारी के साथ इस समस्या के समाधान की तरफ पूरी दुनिया को लीडरशिप दे सकता है। ईमानदारी के साथ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कोट एंड ईमानदारी के साथ, और भारत करके दिखाता भी आ रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इसको लीडर मानने के लिए भी तैयार है और मानेगी भी, क्योंकि जब ईमानदारी से करते हैं कोई काम तो लोगों को दिखता है कि जो ये कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भारत लीडिंग रोल में है, भारत लीडिंग रोल में रहेगा। वैश्विक स्तर ने इसको माना भी है। कहीं कहीं जो जैसे सिक्किम वगैरह में जो ये चीज़ देखने को मिलता है, इसमें अभी भी काम होना बाकी है। आपका एकदम ठीक कहना है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें भारत सरकार है, सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे भी आप जा सकते हैं जहां पर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत सिस्टम है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जी जी जी। इस फेडरल स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। भारत सरकार एक प्लान बनाई, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ प्लान बनाई। ऐसे ही ग्लोबल स्केल पे देखेंगे तो जो पेरिस एग्रीमेंट में 195 देश भागीदार हुआ, 195 देश उसमें है, वहां पर भागीदारी सुनिश्चित हुई कि 195 देश हम ये मानेंगे। अब वहां से हटने के बाद कौन माना कौन नहीं माना, कोई लीगल बाइंडिंग तो है नहीं, ये बहुत उस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं बार बार यूज किया कि ईमानदारी से आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कोविड के टाइम में इस फेडरल स्ट्रक्चर ने कुछ इनिशियल टाइम को छोड़ दीजिए, उसके बाद बहुत ही सुदृढ़ता से एक साथ काम किया, भारत सरकार और राज्य सरकार और नीचे का फेडरल स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम टाइम में एक एक जनमानस को वैक्सीनेशन कर देना और वैक्सीन बना लेना। उसी तरह से मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि कोई सरकार अगर भागीदारी से काम करे पूरे फेडरल स्ट्रक्चर ट्यून के साथ, तो वो काम में हम सक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट वर्सेस सेंटर का कॉन्फ्लिक्ट, कहीं म्यूनिसिपल वर्सेस स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट, मेरा मानना है कि इन सब मुद्दा पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और कहीं कॉन्फ्लिक्ट है इसलिए वहां पर वो समस्या खड़ी होती है। जी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिक्किम खासकर ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय पर हमारे दर्शकों को सुसूचित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का, और आम जनमानस इससे लाभ ले, इसको सुने, अपने में जागरूकता लाए, एडुकेट हो, क्लाइमेट के कंसर्न को लेके एडुकेट हो। मेरा यही कंसर्न है
आम जनमानस कितना सचेत होगा, सहभागी होगा, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा सक्षम रूप से हम इसमें इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिल्ली विश्वविद्यालयका डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल स्टडिजका असिस्टेन्ट प्रोफेसर र इन्भाइरोमेन्टल नोडल अफिसर हुनुहुन्थ्यो दिल्ली युनिभर्सिटीका, साथै NIH USA को ग्लोबल हेल्थ फेलो पनि हुनुहुन्छ डाक्टर अश्विनी कुमार राई। उहाँसँग यो सिक्किममा लगातार पछिल्लो समय जुन प्रकारले वर्षा भइरहेको छ, बाढी पहिरोका घटनाहरू भइरहेका छन् र यो के कारणले भइरहेको थियो, यो विषयमा तपाईहरुलाई जागरुक गराउने प्रयास स्वरूप आज हामीले उहाँसँग एउटा अन्तर्वार्ता गर्यौं। आशा छ तपाईले यसबाट धेरै कुराहरूको ज्ञान लिनुभएको होला। यस्तै अर्को व्यक्तित्वसँग फेरि पनि तपाईहरुलाई लिएर उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।